हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और इस वीडियो में हम हैं हनी ड्यू बुक के जो सेकंड यूनिट का चैप्टर था द सुनामी, जिसमें बहुत सारी हमने सुनामी से जो जुड़ी हुई लोगों की आप बीती कहानियां हैं या उनका क्या अनुभव रहा है सुनामी को लेकर, वो सब कुछ हमने इस चैप्टर में देखा था। और अब बारी है इसके MCQ को पढ़ने की। तो इसके जितने भी MCQ क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे वो आपके पूरे चैप्टर में से लेकर यहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं। और तो और ये MCQ करने से ना आपका एक बहुत ही बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि MCQ की खासियत ही यही होती है कि आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर पता होता है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप दो चार चीज़ों को मिलाकर एक आंसर लिख देते हो और वो आंसर सही रहता है। क्यों? क्योंकि आपने उस घटना के पहले उस घटना के बाद की बात बताई हुई है। लेकिन MCQ में आपको टू द पॉइंट आंसर चाहिए होता है और इसी वजह से MCQ को सॉल्व करना आपके लिए एक सबसे बेस्ट रिवीजन का तरीका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सुनामी की डेफिनेशन। अ सुनामी इज अ सी वेव कॉज्ड बाय। तो वो ये कह रहे हैं कि सुनामी जो है वो एक बड़ी सी लहर है, ठीक है, लेकिन उसका कारण क्या होता है? वही हाई टाइड। तो ये जो टाइड है, टाइड का मतलब ये वो डिटर्जेंट टाइड नहीं, ये टाइड जो है ये लहर का बहुत ऊंचा उठना है। क्या होता है नदी या समुद्र में जब सूरज और चांद की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना, क्योंकि हम सभी उससे बंधे हुए हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि अर्थ में ग्रेविटी है, ये जो गुरुत्वाकर्षण है ये सब जगह, पूरा सोलार सिस्टम, पूरा सौरमंडल उसी से बंधा हुआ है। तो अर्थ के अलावा सन और मून भी हमारे ऊपर जो है अपना गुरुत्वाकर्षण डालते हैं। तो जब उसकी वजह से जो नदी का पानी है वो ऊपर की तरफ खिंचाता है, लेकिन दूरी तो वहाँ ज़्यादा है, मून और पानी में दूरी ज़्यादा है और ज़मीन और पानी में कम है, तो फिर से पानी नीचे खिंचा जाता है। तो पानी बहुत ऊपर ऊपर उठ के वापस नीचे गिरता है, जिसको हम ये टाइड कहते हैं, हाई टाइड, ठीक है। और सी स्टॉर्म क्या होता है? तो हाई टाइड तो कारण नहीं होगा, क्योंकि हाई टाइड जो होता है वो पानी के एरिया में ही होता है, वो पानी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा नहीं आता जैसे सुनामी में आता है। सी स्टॉर्म समुद्र में आने वाला तूफान, तो वो तूफान भी जो होता है जहाज़ों के लिए या जो नाव होती हैं इन सब के लिए, जो व्यक्ति या फिर जो लोग वहाँ पर जैसे टापू पर रहते हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में हैं, शिप से जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए परेशानी ला सकता है, लेकिन ज़मीन पर रहने वाले लोगों के लिए नहीं। ज़मीन पर आने वाले भूकंप, तो भूकंप एक कारण होता है, लेकिन ज़मीन पर आने वाले भूकंप का सुनामी से लेना देना नहीं है, उसका लेना देना है अर्थक्वेक्स अंडर द सी। मतलब नदी के नीचे जो ज़मीन होती है, वहाँ जो टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं हम उनको, उनमें जो हलचल होती है, जो वो वहाँ पर जो अर्थक्वेक आता है, उस वजह से सुनामी आती है। और पहले अर्थक्वेक आता है, पहले हल्का सा ट्रेमोर जो शब्द यूज़ किया गया था इस चैप्टर में, हल्के से झटके महसूस होते हैं और उसके बाद पानी उठना शुरू हो जाता है, जिसको हम सुनामी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थक्वेक्स अंडर द सी। अगला क्वेश्चन है, 2 ऑफ इग्नेशियस चिल्ड्रन डाइड बिकॉज। अब पहली कहानी इग्नेशियस की थी। इग्नेशियस सो रहे थे जब उन्हें अचानक से झटके महसूस हुए, तो उनके जो पूरे परिवार की कहानी है उसमें इग्नेशियस के बच्चे क्यों उसकी चपेट में आ गए सुनामी के, उसके कारण हमको यहाँ बताना है। दे वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो हाँ, काफ़ी हद तक ये कारण था कि वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए थे, लेकिन वो दूसरा और क्या था, इग्निशियस कुड नॉट होल्ड देयर हैंड्स, वो उसका हाथ नहीं पकड़ पाया, ठीक है। दे हैड गॉन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, वो उल्टी दिशा में चले गए थे, जहाँ बचने के लिए जाना था उससे उल्टा चले गए थे। एंड दे रिमेन्ड स्लीपिंग। तो डी वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो सो नहीं रहे थे, वो भी भाग रहे थे। लेकिन सही बात यह है कि वो उल्टी डायरेक्शन में चले गए थे। अब देखिए, वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाए थे, ये भी सही है काफ़ी हद तक, तभी तो वो उल्टे डायरेक्शन में गए थे। और उनका हाथ नहीं पकड़ पाए थे, ये भी सही है काफ़ी हद तक कि उनका हाथ नहीं पकड़ पाए थे। लेकिन सही बात यह है कि क्योंकि वो उल्टे डायरेक्शन में चले गए थे, वो उनका हाथ नहीं पकड़ पाए थे। तो बिल्कुल करेक्ट एग्जैक्ट आंसर जो होता है ना, क्योंकि आप MCQ में आपने जो आंसर दिया, आपसे कारण नहीं मांग रहे कि आपने इसको क्यों चूज़ किया है, इसलिए आपको सही आंसर ही चूज़ करना है, जो कि है बिल्कुल एग्जैक्ट कि दे हैड गॉन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन है मेघना के बारे में। मेघना की भी एक कहानी थी, हमने देखी थी। मेघना सेव्ड हरसेल्फ फ्रॉम सुनामी बाय। मेघना ने अपने आप को कैसे बचाया था?
कि जो शोर है मतलब तट की तरफ ही तैराकी करने से, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फिजूल सा ऑप्शन दे दिया है कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि आप उसी तरफ जा रहे हो और बच जाओगे। एक लकड़ी के बड़े टूटे हुए दरवाजे पर उसने अपने आप को उससे पकड़ लिया, उसके ऊपर बैठ गई। द हेल्प ऑफ द अदर 77 पीपल हु वर स्वेप्ट अवे विथ हर, उनकी मदद करके, उन 77 लोगों की 77 लोगों की मदद करके जो उसके साथ बह गए थे, या फिर रिलीफ हेलीकॉप्टर्स की वजह से। तो उसने खुद को सुनामी से तो भाई लकड़ी के दरवाजे को पकड़ के बचाया था, क्योंकि रिलीफ हेलीकॉप्टर्स तो बहुत सारे बाहर निकलने के बाद ध्यान गया था, है ना। तो उसने एक लकड़ी के दरवाजे से पहले उसने खुद को बचाया, तभी तो वो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स बुला पाती। तो खुद को बचाने के लिए एक टूटा हुआ लकड़ी का दरवाज़ा जो कि तैर रहा था, उसको उसने राफ्ट की तरह, आपने राफ्ट देखा होगा बचपन में साइंस में जब आपने अर्ली ह्यूमंस के चैप्टर पढ़े थे, है ना, नोमैड्स वगैरह, तो उसमें देखा होगा कि पहले वो नदी पे कैसे ट्रैवल करते थे। तो एक चपटा सा पटिया बना लेते थे और एक बड़ी सी डंडी रहती थी और उसके ऊपर खड़े होकर नाव की तरह चलाते थे, उसको कहते हैं राफ्ट। तो उन्होंने क्या किया था, इस वुडन डोर को भी राफ्ट की तरह ही इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन है अलमस जावेद के बारे में, जो कि 10 साल की स्कूल जाने वाली एक बच्ची थी। और वो कैसे बची थी? बिकॉज ऑफ हर फादर हु हैड सेंस्ड द डेंजर। हाँ, उनके पिताजी को ही ये एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है और इसलिए उन्होंने सबको आगाह किया था। बाय हर मदर एंड आंट्स हु स्टूड क्लिंगिंग टू अ कोकोनट ट्री। ये बात तो सही है कि वो कोकोनट ट्री को पकड़ के खड़ी थी, नारियल के पेड़ को पकड़ के खड़ी थी, लेकिन उन्होंने उसको बचाया नहीं था, है ना। बाय अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग इन द वाटर, लकड़ी के टुकड़े के ऊपर। लॉग क्या होता है? जैसे कि ये पेड़ का तना है, तो अगर हम पेड़ को यहाँ से और यहाँ से काट देंगे तो ये जो सिलेंड्रिकल जो शेप का लकड़ी का टुकड़ा होता है उसको हम लॉग कहते हैं, ठीक है। तो क्या उसको पकड़कर या पुलिसमैन को पकड़कर? पुलिसमैन ने बचाया उसको? नहीं। तो काफ़ी हद तक ये और ये सही जवाब है, लेकिन उस बच्ची को बचाने का पापा ने, उसके पापा ने तो उसे सिर्फ आगाह किया था। उस बच्ची को बचाने का असली कारण है, बचने का उसका, कि उसने भी एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लिया था जिस पर वो तैर रही थी, ठीक है। अगला है, फिर से इग्निशियस आता है। इग्निशियस एंड हिज फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस बिकॉज, वो घर से बाहर क्यों भागे? सुनामी की वजह से वो डर रहे थे? नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं था कि वो सुनामी है। दे फेल्ट एन अर्थक्वेक, उनको भूकंप का एहसास हुआ। या फिर दे हर्ड द नॉइज, उनको शोर शराब सुनाई दिया कि शोर आ रहा है, कहीं से लोग पागल हो रहे हैं, भाग रहे हैं, तो चलो हम भी भागते हैं। या दे जस्ट वांटेड टू गो आउट, कि उनको सिर्फ बाहर जाना था? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, उनको शोर भी नहीं सुनाई दिया और ना ही उनको बाहर घूमने के लिए जाना था। उनको सुनामी के बारे में कुछ नहीं पता था, उनको बस झटके महसूस हुए और उन्हें लगा कि हमें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो एक अर्थक्वेक है। और अर्थक्वेक में हम यही करते हैं क्योंकि बिल्डिंग के गिरने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम घर से बाहर चले जाते हैं कि हमारे ऊपर कुछ ना गिरे, ठीक है। अब डेट वाली बात आ गई भाई। द सुनामी केम ऑन डिसम्बर, और 26 दिसंबर, डेट तो आपको याद रखनी है। साल भी बहुत आसान है क्योंकि साल है 2004। ये जो सुनामी की घटनाएं हैं ये 2004 26 दिसंबर की हैं, तो इसका सही आंसर है ए 2004। अगला है, डिड इग्निशियस एंटिसिपेटेड टू बी अ सुनामी। क्या इग्निशियस को पहले से पता था कि ये सुनामी है? एंटिसिपेट मतलब एक तुक्का लगा लेना कि ये सब जो कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये भूकंप है, भूस्खलन है, सुनामी है, क्या है, ये चीज़ उन्हें पता लगा ली थी क्या? नहीं, उनको शुरुआत में ये एक अर्थक्वेक ही लगा था। तो येस, नो, मे बी, नन ऑफ दीज में से आंसर होगा नो, कि उनको ये चीज़ नहीं पता थी, वो इस चीज़ का पता नहीं लगा पाए थे कि ये जो झटके आ रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है ये आसपास वो देख पा रहे हैं वो क्या है, उन्हें पता नहीं चल पा रहा था। The tsunami waves were triggered by a massive earthquake। अब ये जगह इन्होंने लिखी हुई है कि वो मैसिव अर्थक्वेक, मैसिव यानी कि बहुत भयंकर, ये जो भूकंप था ये कहाँ आया था, ठीक है, या कहाँ से आया था? तो ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा, ऑफ थाईलैंड, ऑफ अंडमान आइलैंड, ऑफ द निकोबार आइलैंड। तो अंडमान या निकोबार आइलैंड में आया था? तो नहीं, वहाँ नहीं आया था। ये जो सुनामी वेव्स थी, ठीक है, ये ट्रिगर कहाँ से हुई थी, मतलब ये शुरू कहाँ से हुई थी, उनकी शुरुआत, उनको झटके मिलना कहाँ से शुरू हुए थे? तो इसका आंसर है ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा,
ठीक है, ये आइलैंड से ही शुरू हुए थे, वहीं अर्थक्वेक सबसे पहले आए थे और उसी अर्थक्वेक के झटकों से जो है पानी में भी हलचल होने लगी। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाती है टिली, जो कि एक बहुत ही समझदार बच्ची निकली, क्योंकि उसने कुछ पढ़ाई करके रखी हुई थी या उसने कुछ पहले से इस बारे में जाना हुआ था जो कि यहाँ पर काम आया। हाउ डिड टिली बिकम अवेयर ऑफ दी अपकमिंग कैलामिटी? आने वाली जो आपदा या जो परेशानी थी, ये जो एक बड़ा खतरनाक, एक बहुत ही घटना घटने वाली थी, इस बारे में उसे पहले से कैसे पता चल गया? क्योंकि उसने क्या उसके दोस्त, उसके मैनेजर या उसकी किताबों से नहीं, उसकी टीचर ने उसको सुनामी के ऊपर एक वीडियो दिखाया था जिसमें लहरें जिस प्रकार की हो रही थी, है ना, उसने बिल्कुल वैसी की वैसी लहरों को ही आगे पीछे जाते हुए देखा और वो देख के उसे एहसास हुआ कि ये तो बिल्कुल वैसे दिख रही हैं जैसे मुझे वीडियो में दिखी थी, ये सुनामी है। और 2004 जबकि ये बात है, तब लोगों को ज़्यादा पता नहीं था कि सुनामी जैसी क्या चीज़ होती है ना। एक आध बार उन्होंने न्यूज़ में सुना था कि अच्छा सुनामी है, तो सुनामी मतलब होगा कुछ सुनामी, है ना, इस तरीके से कि कोई बहुत बड़ी चीज़ों की सुनामी। उन्हें ये नहीं पता था कि सुनामी वाला पानी कैसा दिखता है, सुनामी में हमको करना क्या चाहिए। तो उसने एक वीडियो देखा था जिसमें उसे ये सारी चीज़ें पता थी और इसलिए वो उसके काम आया। What was the occupation of संजीव? तो संजीव आप सबको याद है कि संजीव जो थे वो एक पुलिसमैन थे। गेस्ट हाउस कुक जो थे, उनकी वाइफ को बचाने के लिए संजीव अपने जान गवा बैठे थे। डॉक्टर नहीं थे, टीचर नहीं थे, वो कौन थे? पुलिसमैन थे। तो इसका आंसर है ए, पुलिसमैन। काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिटेल्ड है एक एक चीज़, हर व्यक्ति की कहानी और उस व्यक्ति के बारे में ये सारे MCQs हैं जो आपको पूरी कहानी, जो पूरा चैप्टर है उसके 3 हिस्से हैं, है ना, उसको बिल्कुल थरो कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से आप घोंट के आप पी जाएंगे उसे। देखना ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। हाउ वॉज टिली फोरवॉर्न्ड? अब टिली को पहले से कैसे, इस फोरवॉर्न्ड का मतलब है पहले से किसी चीज़ का एहसास हो जाना, है ना, पहले से वो चीज़ आपको लग जाना कि हाँ ये होने वाला है। बिकॉज ऑफ हर जोग्राफी लेसन, उसकी जोग्राफी के लेसन की वजह से, या फिर बियर जो है बोर्ड के ऊपर जो एक वो लिखी थी बीच पर जो वार्निंग लिखी हुई थी कि आपको यहाँ से आगे नहीं जाना, ये सुनामी आने वाली है, वो देखने के बाद, या फिर उसके फ्रेंड्स जिनने उसको फ़ोन करके बताया था, या फिर उसने टेलीविज़न पे कोई न्यूज़ देखी थी। तो ना उसने न्यूज़ देखी थी और उसके दोस्तों ने तो किसी ने कुछ उसे बताया भी नहीं था, और बीच पर ऐसा कोई बोर्ड नहीं था जहाँ कोई वार्निंग लिखी हो, लेकिन उसको उसकी ज्योग्राफी के लेसन की वजह से, जो कि उसने अपने घर पर पढ़ा था, है ना, उसके स्कूल में उसने देखा था, उस वजह से उसको पता था कि सुनामी कैसी होती है, दिखती कैसी है और हमें क्या करना चाहिए, और उसने वही ज्ञान वहाँ मौजूद अपने सारे साथियों को दिया। वेयर वॉज टिलीज स्कूल? टिली का स्कूल कहाँ पे था? वो थाईलैंड की रहने वाली थी, इंडिया की रहने वाली थी, इंग्लैंड की थी या श्रीलंका की थी? तो वो इंग्लैंड की रहने वाली थी। वो इंग्लैंड से यहाँ आई थी क्रिसमस मनाने के लिए, है ना, और इंडिया श्रीलंका तो ऑप्शन में है ही नहीं, थाईलैंड या इंग्लैंड में से कोई एक आंसर था, जो कि इंग्लैंड सही आंसर था। सबकी जगह अलग अलग है, मेघना, अलमस, ये सब लोग जो थे ये तो इंडिया के ही हैं, मतलब रहने वाले तो यहीं के थे, ठीक है। तो ये इंग्लैंड की थी, कौन? टिली, उसका स्कूल वहीं पर था। Why were no animal carcasses found? कैरकैसेस आप सबको याद होगा, कैरकैसेस क्या होते हैं? कैरकैसेस एनिमल्स की डेड बॉडी होती है, मतलब कोई बहुत ही जायंट, बहुत ही बड़ा कोई जानवर है या कोई छोटा जानवर भी है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी जानवर की जो डेड बॉडी होती है ना, उसको हम कैरकैस कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी एनिमल कैरकैस क्यों नहीं पाया गया था? क्योंकि एनिमल्स बहुत स्मार्ट होते हैं, खैर होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर आंसर नहीं है। फॉर बीइंग क्लोज टू नेचर, कि वो प्रकृति से बहुत करीब होते हैं। तो हाँ, बात तो काफ़ी सही है, जैसे गांव में रहने वाले लोगों को बहुत जल्दी चीज़ें पता चल जाती हैं, बीमारियों के अब वो समाधान निकाल लेते हैं, है ना, जो नेचुरल कैलामिटी होती है, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनसे बहुत जल्दी उभर जाते हैं। उनके पास सिक्स्थ सेंस होता है जानवरों के पास, या प्रकृति उनको बचा लेती है और इंसानों को वो चपेट में ले लेती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उनको वो जो प्रकृति के बहुत नज़दीक होते हैं, ठीक है,
उनके साथ ही ऐसा होता है, और ये जानवरों के साथ भी यही है, क्योंकि उन्हें चीज़ें पता चल जाती हैं। जैसे हम भाई ईयरफोन्स लगा के बैठे रहते हैं, बढ़िया गाने सुनते रहते हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कोई शोर लगा रहा है, बाहर चिल्ला रहा है कि जल्दी बाहर निकलो, है ना, घटना घटने वाली है, बाहर निकलो घर के, आपको कैसे सुनाई देगा। और तो और दुनिया भर के शोर होते हैं, गाड़ी का हॉर्न होता है, फैक्ट्री की आवाज़ें होती हैं, धूल मिट्टी प्रदूषण, कितना कुछ है जो हम रोज़ अपने जीवन में देखते हैं। हम इस वजह से जो है प्रकृति से दूर हो जाते हैं, और एक साधारण व्यक्ति की सुनने देखने समझने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम एक ही तरीके से चलते जाते हैं, है ना। और तो और अपने जीवन को और आसान बनाने के लिए हम आलसी होते जाते हैं, और अपने आप पर काम ही नहीं करते, अपने शरीर पर, कि हम बेहतर कैसे हो जाए, मतलब हम नेचुरली कैसे बेहतर हो पाए। अब जानवरों के साथ क्या है कि वो तो उनका तो वही जीवन है, ज़मीन पर सोना, पानी मिल गया नॉर्मल पानी भी पी लिया, है ना, जो खाने मिल गया खा लिया, है ना, पेड़ की छांव में सो गए। इस प्रकार से वो सारी चीज़ें प्रकृति के नज़दीक रहकर करते हैं, और इस वजह से उनको पता है कब क्या चीज़ कैसी सुनाई देती है, कब जो है एक क्या बोलते हैं आगाह होने वाली उनको वाइब्रेशन महसूस होता है कि अर्थक्वेक आ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, उन्हें पहले से पता चल जाता है। सिक्स्थ सेंस तो होती है छठी इंद्री, जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, देखना, सुनना, बोलना, फील करना, टेस्ट करना, ये सारे जो होते हैं ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन। सिक्स्थ सेंस का मतलब होता है कोई चीज़ किसी को पहले से पता चल जाती है, ये बस एक कहने की बात होती है। जानवरों में सिक्स्थ सेंस नहीं होता है, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस्ड होते हैं जो वो कर रहे हैं। अब आता है पैसेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ये पैसेज है, आपको ये पढ़ना है और इसके ऊपर सवाल बनाए गए हैं जो आपको जिनका आंसर देना है। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Tremors यानी कि झटके, जब सुबह सुबह अचानक से झटके आए थे तो पूरा परिवार सो रहा था। Alma's father saw the sea water recede. Recede का मतलब होता है वापस जाना, ठीक है, मतलब आ रहा है आगे वो तो ठीक है, लेकिन वापस बहुत ज़्यादा चले गया है, शोर जो है वो खाली हो गया है। तो उन्होंने क्या देखा अल्मा के पिताजी ने कि पानी बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है। वॉट वर द ट्रेमोर्स फॉर, वो झटके किस चीज़ के थे, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो साइक्लोन की तो भैया चैप्टर में ही बात नहीं हुई है, अर्थक्वेक या सुनामी हो सकती है। अब भाई सुनामी आएगी तो झटके कैसे देगी, सुनामी झटके थोड़ी ना देगी, सुनामी तो भाई पानी लेके आपके घर में घुस जाएगी। ये जो झटके थे ये अर्थक्वेक के थे। इसका सही आंसर होगा सुनामी से आने वाले झटके थे, ठीक है। अर्थक्वेक, अगर सिर्फ अर्थक्वेक होता तो वो जो झटके होते वो सिर्फ झटके होके ख़त्म हो जाते या बहुत ज़्यादा ज़मीन गिरने लग जाती। पर सुनामी से उत्पन्न जो मतलब अर्थक्वेक से उत्पन्न जो सुनामी थी, मेन कारण तो उसका सुनामी था, क्योंकि वो अर्थक्वेक जो है वो ज़मीन के नीचे नहीं आ रहा था, वो सुनामी वाले पानी के नीचे आ रहा था, मतलब समुद्र के नीचे जो ज़मीन है वहाँ से आ रहा था। तो इसका रूट कॉज क्या था, सुनामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सुनामी। उसी पैराग्राफ पर दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड अल्मास फादर अंडरस्टैंड दैट इट इज सुनामी। अब उनको ये कैसे पता चला कि ये सुनामी ही है। बाय सीइंग द वाटर रिसीड, पानी को पीछे जाते हुए देखकर, या फिर ज़मीन हिल रही थी इसीलिए, लोग बाहर भाग रहे थे इसीलिए, द पीपल रनिंग आउटसाइड, या लोग चिल्ला रहे थे, जो पूरी भीड़ थी वो चीख रही थी, द क्राउड येलिंग। तो उनको सुनना तो कुछ भी पता नहीं चला था कि कोई कुछ चिल्ला रहा है या कोई कुछ बोल रहा है। इसका सही आंसर होगा पानी को पीछे जाते हुए। जैसे पानी साधारण तौर पर पीछे जाता है आगे आता है, पीछे जाता है आगे आता है, ये समुद्र के तट पर होता रहता है। लेकिन अगर पानी बहुत ज़्यादा पीछे चला गया हो तो मतलब वो वापस भी उतनी ही तेज़ी से आएगा। और ये चीज़ देखकर वो समझ गए थे कि ये बहुत बड़ा एक झटका होने वाला है। अगर पानी इतना पीछे चला गया है तो जब वो वापस आएगा बहुत तेज़ी से, सोचो कि वो कितनी दूर तक जाएगा। उसी पर तीसरा क्वेश्चन है और हमारे पूरे एमसीक्यू का 16th, व्हाट डिड अल्मास फादर डू। उन्होंने क्या किया इससे बचने के लिए, वो भाग गए, रैन अवे, हिड समवेयर, कहीं जाके छुप गए, हेल्प एवरीवन टू रश टू अ सेफ प्लेस, सबकी मदद करी एक सुरक्षित जगह जाने के लिए, या फिर लोगों को शांति से सोने दिया, अपने परिवार को सोने दिया। तो इसका सही जवाब बहुत ही जाहिर है कि उन्होंने लोगों की मदद करी कि वो एक सुरक्षित जगह पर जा पाए, उनसे जितना बन पड़ा उनने किया। 17th क्वेश्चन है, हाउ डिड मेघना सेव हर लाइफ। मेघना ने खुद की जान कैसे बचाई।
रिलीफ हेलीकॉप्टर्स की वजह से उसने अपनी जान बचा पाई। शी मेड यूज़ ऑफ पैराशूट, उसको पैराशूट मिल गया था जिसकी वजह से वो खुद को बचा पाई। वो एक वुडन बोर्ड पर तैरती रही, या फिर उसको संजीव जो कि एक पुलिस मैन थे उन्होंने उसको बचाया है। तो इसका सही आंसर ये होगा कि वो उस लकड़ी के टुकड़े पर तैरती रही, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स तो बहुत बाद में आए थे, है ना। लकड़ी का टुकड़ा उसको मिल गया था जिसकी वजह से वो डूबने से बच गई थी। 18th क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड मेघना सी द रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। मेघना उस लकड़ी के टुकड़े पर तैरने के बाद जैसे ही तट पर पहुंची थी तो उसको वो एक टापू पर पहुंची थी, और वहां पहुंचकर उसको रिलीफ हेलीकॉप्टर्स कितनी बार दिखे थे, क्योंकि जब तक वो हेलीकॉप्टर्स मेघना को देखते उससे पहले मेघना कई बार उनको देख चुकी थी और बुलाने की कोशिश कर चुकी थी। तो मेघना ने 11 बार उन हेलीकॉप्टर्स को अपने ऊपर से गुजरते हुए देखा था। इसके बाद एक नया पैराग्राफ आता है जिसमें कि हम देखते हैं, द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। पेनी स्मिथ कहती हैं कि जो पानी था वो सूज रहा था। स्वेलिंग का मतलब सूजन होता है, जैसे आपको चोट लग जाती है, सूजन आ जाती है तो आप कहते हैं स्वेलिंग है। तो यहाँ पानी के सूजने का मतलब ये नहीं है कि पानी एक्चुअली सूज रहा था, मतलब कि वो ऊपर उठ रहा था, ठीक है, फूल रहा था और अंदर की तरफ आते जा रहा था। The beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. जो बीच था वो छोटा होते जा रहा था और उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और ये कौन बता रहा है? ये पेनी स्मिथ बता रही है, जो कि टिली की माँ थी। उन्हें कुछ भी नहीं पता था, उन्हें सुनामी का कुछ भी आगे पीछे कुछ नहीं पता था कि सुनामी के बारे में क्या है, कि ये क्या है, क्या चीज़। और बीच छोटा होता जा रहा था, मतलब कि पानी जो है ज़मीन पर ज़्यादा आता जा रहा था। तो बीच ना वो हिस्सा कहलाता है ज़मीन का जो समुद्र के तट होता है ना, उसी को हम बीच कहते हैं। तो वो बीच का जो एरिया था, है ना, वो छोटा होता जा रहा था, पानी और ज़्यादा ज़मीन पर आते जा रहा था। तो इस पैराग्राफ के ऊपर आपको सवाल जो पूछा गया है वो है, द वाटर रेफर्ड इन द अबव लाइन्स इज। जो पानी यहाँ पर बोला गया है कि आता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, है ना, स्वेलिंग था पानी, तो वो किस पानी की बात कर रहे हैं? द बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट, एक पॉट में गर्म होता हुआ पानी, तो बिल्कुल भी नहीं, पॉट की तो बात ही नहीं हो रही है। द वाटर ऑफ अ रिवर, एक नदी का पानी। द सी वाटर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको क्या लगता है क्या होगा? पॉट और नन ऑफ द अबव तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिवर और सी वाटर आपको दिए गए हैं। लेकिन इसका सही हो जाएगा सी वाटर। रिवर और सी में क्या अंतर होता है? सी बड़ी होती है साइज में, रिवर जो होता है वो सिर्फ एक, क्या बोलते हैं, ऐसे रास्ते से, जैसे रोड और हाईवे में जो अंतर हो जाता है ना, नॉर्मल रोड और हाईवे में, बिल्कुल वैसे ही सी और रिवर में अंतर हो जाता है। तो ये जो थी, ये सी वाटर की बात थी जो कि तट पर आते ही जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, इसी पैसेज पर पूछा गया है, पेनी इज डिस्क्राइबिंग अ सीन फ्रॉम। अब पेनी जो बता रही है सुनामी के बारे में, वो कहाँ का है? इंग्लैंड का है, अमेरिका का है, थाईलैंड का है, या इंडिया का है? तो इंडिया का तो ये नहीं है। ये चीज़ जो है, वो लोग थाईलैंड गए थे घूमने के लिए। वो रहते कहाँ थे? इंग्लैंड में रहते थे, और वो घूमने गए थे थाईलैंड, जहाँ पर उनके साथ ये घटना घटी थी। और ये थाईलैंड की ही तट का बता रही हैं जहाँ पर उन्होंने सुनामी का सामना किया था। क्वेश्चन नंबर 21, जो कि उसी पैसेज पर आपको डिपेंडेंट मिल रहा है, पेनी स्मिथ वॉज। अब पेनी स्मिथ कौन थी? ये हम सबसे पहले जब हमने पैसेज पढ़ा था हमने तभी बात कर ली थी कि पेनी स्मिथ कौन है। कोई आयरन स्मिथ है? ये बहुत ही फनी ऑप्शन है। आयरन स्मिथ कौन होता है? लोहार होता है। अब क्योंकि वो स्मिथ है तो ऐसा जोड़ के एक ऑप्शन बना दिया गया है कि वो आयरन स्मिथ है, लेकिन वो आयरन स्मिथ नहीं है, वो टिली की माँ है, ना कि कोई टीचर या कोई अमेरिकन वुमन है। अमेरिकन तो आप इत्तेफाक से, मतलब गलती से भी मत करना, क्योंकि वो इंग्लैंड की हैं, वो इंग्लिश हैं, अमेरिकन नहीं है। वो कौन है? टिली की माँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिलीज मदर। फिर से एक नया पैराग्राफ आता है जो थोड़ा सा बड़ा है, तो चलिए इसे रीड करते हैं। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा विश्वास रखते हैं कि जानवरों के पास एक छठी इंद्री होती है जिससे वो पता लगा सकते हैं कि धरती में कब भूकंप आने वाला है या कोई भी हलचल होने वाली है।
Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं कि जानवरों का जो बहुत ही ज़्यादा एकदम पक्की सुनने की जो शक्ति होती है, उस वजह से वो बता देते हैं पहले से ही कि क्या होने वाला है। और बात सिर्फ भूकंप की नहीं है, गाड़ियाँ चलती हैं, है ना। जैसे आपके घर में अगर कोई पालतू जानवर है और आपके घर पे कोई आया, पापा बाहर गए थे, पापा घर आए, या आप खुद ही घर आए, आप पैदल चलते हुए भी आएंगे, तो भी आपके पैरों के चलने की आवाज़ से उसको पता चल जाएगा कि कोई आ रहा है। गाड़ी की आवाज़, उनको सारी गाड़ियों की आवाज़ अलग अलग समझ में आती है कि कौन सी गाड़ी की आवाज़ उनके घर की है और कौन सी बाहर की है। तो वो उनकी सुनने की जो शक्ति होती है ना, वो बहुत ही बढ़िया होती है, जिस वजह से वो पहले से पता लगा लेते हैं कि धरती कब हिलने वाली है। They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. इंसानों को इससे पहले ये पता चले कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, उन्हें ये पता चल चुका होता है कि कोई आपदा आने वाली है। तो ये था हमारा पैराग्राफ जिसमें जानवरों की सिक्स्थ सेंस या एक्यूट हियरिंग स्किल्स किसके बारे में बात हुई है, उनके सिक्स्थ सेंस के बारे में बात हुई है और उनकी एक्यूट हियरिंग के बारे में बात हुई है। तो अब हम इनके ऊपर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। एनिमल सेंस ऑफ हियरिंग एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स इज, अगर इंसानों से तुलना की जाए तो जानवरों की सुनने की शक्ति कैसी है, बेटर है, बेहतर है, वर्स है, बुरी है, सेम है, बराबर है, या नेग्लिजिबल है कि है ही नहीं, है ना, ना के बराबर। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर, और वर्स अगर आप सबको पता हो तो वर्स क्या होता है, बैड, वर्स, वर्स्ट। ये इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, वैसे बैड, वर्स, वर्स्ट होता है। गुड, बेटर, बेस्ट कैसे होता है, अच्छा है, बेहतर है और सबसे अच्छा है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उससे अच्छा कुछ है। बैड बुरा है, उससे भी बुरा है और सबसे बुरा है। तो वर्स का मतलब होता है कि हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को और वो उससे बुरा है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, कि जानवरों की सुनने की शक्ति इंसानों से बेहतर है ना। आप छींकेंगे ना नींद से उठ के तो भी आपके पालतू को पता चल जाएगा कि आपने छींका है, लेकिन अगर उसने छींका हो तो आपको नींद में पता नहीं चलेगा कि उसने छींका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट हेल्प्स द एनिमल्स नो अबाउट द डिजास्टर। जानवरों को किसी भी आपदा या घटना के बारे में कैसे पता चल जाता है, उनके सिक्स्थ सेंस से, सेंसेशन से, एक्यूट हियरिंग से या वाइब्रेशन से। तो सेंसेशन, वाइब्रेशन या सिक्स्थ सेंस का, ये सिक्स्थ सेंस तो बस ऐसी कहने वाली बात है कि उनके पास सिक्स्थ सेंस होता है, लेकिन सिक्स्थ सेंस का सुनने से कुछ नहीं होता। सिक्स्थ सेंस ये होता है आपको आभास हो जाता है कुछ होने वाला है। जैसे अगर आपके साथ कोई घटना घटने वाली है या कुछ अच्छा होने वाला है तो आप अपने आप ही खुश रहोगे कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आज मैं बहुत खुश हूँ, और पता चलता है शाम को कोई अच्छी सी गुड न्यूज़ मिल जाए, तो वो सिक्स्थ सेंस उस काम आता है ना। सेंसेशन और वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, सही बात है, लेकिन वही सेंसेशन वाइब्रेशन हमें भी आते हैं, लेकिन बेहतर कौन पकड़ पाता है, जानवर, क्योंकि उनके पास होती है उनकी एक्यूट हियरिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जानवर कैसे कर लेते हैं, किसकी मदद से कर लेते हैं, अपनी बहुत ही कीन सुनने की शक्ति से वो पता कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ के लिए, हाउ मेनी सेंसेस डू द ह्यूमंस हैव। अगर हम सिक्स्थ सेंस की बात कर रहे हैं जो कि कम लोगों के पास होता है, तो 5 सेंसेस होते हैं। हमने इसी वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, देखने का आईज, नोज, स्मेल करने का, सुनने का ईयर्स, फील करने का स्किन और टेस्ट करने के लिए टंग। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो सबके पास होते हैं और सब बराबर स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सुन अच्छे से सकते हो तो आप देख अच्छे से नहीं सकते। ठीक है, सब स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन एक इसका फैक्ट जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है कि जब आप, जैसे मान लीजिए आपकी आंखें कमज़ोर हैं, ठीक है, या कोई व्यक्ति है जो देख नहीं सकता, ठीक है, जो ब्लाइंड है, तो उसके दूसरे सेंस ऑर्गन्स बहुत तेज़ हो जाते हैं, उसकी जो शक्ति होती है वो फिर दूसरों में बट जाती है। जैसे आंखों में बिल्कुल रोशनी नहीं है तो वो उसकी सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ हो जाएगी। अगर वो सुन नहीं सकता तो वो स्मेल बहुत अच्छे से कर सकता है या फील उसको बहुत जल्दी हो जाता होगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा इस सवाल का क्या जवाब हो गया, इंसानों के 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारे पास 5 इंद्रियाँ होती हैं, 5 सेंसेस होते हैं। इसी पर अगला क्वेश्चन है, द वर्ड एक्यूट इन द पैसेज मीन्स शार्प, स्मॉल,
गुड या बैड। तो अब देखिए यहाँ पर हम एक तरीके से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको आप एमसीक्यू दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आपको बिल्कुल आंसर आता है तो सीधी बात है भाई टिक कर दिया। दूसरा तरीका होता है कि आपको आंसर आता है लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हो ऑप्शंस में, तो आप क्या करोगे, आप गलत वाले ऑप्शन को हटाते जाओगे। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आपको जो लग रहा है ये तो हो ही नहीं सकता, उसको हटा दो, फिर बाकी बचे 3 ऑप्शन में से देखो, फिर उसमें से देखो कि कौन सा है जो और भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे बैड तो वो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि जानवरों की वो जो सुनने की शक्ति होती है वो अच्छी होती है, तो बैड भैया इसमें गलत ऑप्शन है। ठीक है, अब शार्प, स्मॉल और गुड, तो स्मॉल कैसे हो जाएगा, अपन तो अच्छे बुरे की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल भी नहीं होगा क्योंकि ये तो छोटा बड़ा हो गया ना। अब सुनने की शक्ति छोटी बड़ी थोड़ी ना होगी, अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, बुरी होगी, लेकिन छोटी बड़ी नहीं हो सकती, तो स्मॉल भी नहीं है। अब गुड और शार्प, तो गुड तो है लेकिन एक्यूट हियरिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत ही तेज शक्ति है, वो बहुत ही शार्प है। ठीक है, तो हमने इसी प्रकार पता लगा लिया कि हमारा सही आंसर क्या है, और इस मेथड को क्या कहते हैं, एलिमिनेशन, कि एलिमिनेट करते जाओ गलत वाले को और सही वाले पे पहुंच जाओगे, यही तो होता है। ठीक है, अगला है, अगले पैसेज पर आप ये भी देखते रहिएगा ऊपर कि पैसेज भी बदल रहा है, ये नहीं कि एक ही पैसेज के हिसाब से आंसर दिए जा रहे हैं। अलमस जावेद वॉज 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair. पोर्ट ब्लेयर में जो कॉन्वेंट, कार्मल कॉन्वेंट स्कूल था, उसकी वो छात्रा थी और वो 10 साल की थी। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, उनके पिताजी का वहाँ पर एक पेट्रोल पंप चलता था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नानकाउरी आइलैंड, नानकाउरी आइलैंड जो है वहाँ पर उनकी माँ का घर था, मतलब उनका ननिहाल होगा शायद, किसका, अलमस का ननिहाल होगा। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और वे सब ही क्रिसमस मनाने के लिए जो है वहाँ पर गए थे, कहाँ, नानकाउरी आइलैंड गए हुए थे। तो अब इस पे क्वेश्चन है, अलमस जावेद वॉज हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड, 10 years old। अब भी देखिए ये बिल्कुल अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस है आपके लिए कि वो कितने साल की थी, 10 साल की थी। आपको पैसेज में से ही ढूंढ कर तो आंसर बताना है। अगला है, व्हाट डिड हर फादर डू, उनके पिताजी का की क्या नौकरी थी, कि उनकी एक दुकान थी, उनका पेट्रोल पंप था, वो बिजनेसमैन थे, या इन ऑप्शंस में से कुछ भी नहीं। तो सही जवाब है जो हमको दिया भी गया है पैराग्राफ में कि उनका एक पेट्रोल पंप चलता था, कहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर पर। अगला है, वेयर वॉज दिस फैमिली, ये फैमिली कहाँ रहती थी, अंडमान निकोबार में, हवाई में, थाईलैंड में, या इंग्लैंड में। तो सीधी सी बात है, पोर्ट ब्लेयर की बात हो रही है तो ये अंडमान निकोबार में ये परिवार रहता था, ना कि हवाई, ना कि इंग्लैंड और ना ही थाईलैंड। अगला है, अलमस फादर्स पेट्रोल पंप वॉज इन, और उनका पेट्रोल पंप कहाँ पर था, मालदीव्स में था, पोर्ट ब्लेयर में था, थाईलैंड में था, या निकोबार आइलैंड में था। तो आपको जैसे मैंने कहा बिल्कुल सही आंसर देना है। तो अगर यहाँ ऑप्शन में अंडमान निकोबार आइलैंड्स होता तो आप, और उसी के साथ साथ पोर्ट ब्लेयर होता, तो आप किसको चूज़ करते, आप जाहिर सी बात है पोर्ट ब्लेयर को चूज़ करते, क्योंकि वो बिल्कुल सही है ना। जैसे अब आप बोलेंगे कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, तो आप बोलेंगे दिल्ली में आप शॉपिंग करने कहाँ जाओगे, लेकिन अगर आप सीधे बोलोगे कि मैं सरोजनी मार्केट जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए, तो वो बिल्कुल सही चीज़ हो जाएगी, तो उससे तो समझ में आ ही जाएगा कि आप दिल्ली जा रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे इंडिया में बहुत सारे सरोजनी हैं, है ना, आप सरोजनी मार्केट बोलोगे व्यक्ति की समझ में आ जाएगा कि आप दिल्ली जा रहे हो। तो अगर आप पोर्ट ब्लेयर बोलोगे तो उनके ये भी समझ में आ जाएगा कि आप अंडमान निकोबार में हो। तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज करना है, ना कि जो करेक्ट की तरफ पहुंचता हुआ आंसर है, ठीक है। और हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, हु वॉज ट्रॉमेटाइज्ड व्हेन फाउंड एट द शोर, जब उस तट पे, यहाँ शोर का मतलब यहाँ नहीं, SHORE शोर जो होता है उसका मतलब तट होता है, नदी किनारे जब मिला था, मतलब तो उसको रेस्क्यू किया गया था, तो कौन था वो व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा ही सदमे में था। तो टिली तो सही सलामत पहुंच गई थी, अलमस भी अपने परिवार के साथ थी, वो भी बच गई थी काफ़ी हद तक, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, मेघना है, क्योंकि मेघना का पूरा परिवार चला गया था और वो बेचारी पहले बहुत देर तक तो वो वुडन डोर पर उस लकड़ी के पटिए को या टूटे हुए दरवाजे को पकड़कर तैरती रही, जैसे तैसे वो शोर पर पहुंची और फिर वो सदमे में थी जब उनको
बचाया गया। तो इसी के साथ हमारा ये MCQ का वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको सारे MCQ समझ में आ गए होंगे और तो और आपके इस चैप्टर का बहुत ही बढ़िया सा एक रिवीजन हो गया होगा। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को एक बार स्टडी करने की ज़रूरत है। तो जब आप उस क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो या टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर, जहाँ आपको मिलता है 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पर। स्टेप्स बहुत ही ईजी हैं, वेबसाइट पर जाइए magnetbrains.com टाइप करके अपने कोर्स को सिलेक्ट करें, अपनी क्लास को सिलेक्ट करें और वहाँ पर उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसके आपको वीडियोस देखना है, जैसे कि आपको सामान्य अंग्रेजी के वीडियोस देखना है। आप हनी ड्यू के सेक्शन पर जाएं क्योंकि ये जो वीडियोस हैं हनी ड्यू के चैप्टर्स के आपको इसी में मिलेंगे और आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी जहाँ आपको हर चैप्टर से जुड़े हुए सारे वीडियोज़ मिलेंगे। वीडियो को देखें शुरू से लेकर आखिरी तक, उसके सामने वॉच नाउ लिखा है उस पर टैप करके, और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ पाती है तो उसे बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में मेंशन आप करें। आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है 6 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से या क्लासमेट से शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।